हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लेंस। आज हम लेंस के बारे में जानने वाले हैं कि लेंस क्या होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पहली बात पढ़ते हैं कि लेंस होता क्या है। ए लेंस इज़ ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो हम स्पेक्स वगैरह में, जो हमारे चश्मे वगैरह में यूज़ लेते हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ लेते हैं, तो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि बाउंडेड होता है टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस टॉपिक मैंने आपको लास्ट पढ़ाया है। तो ये क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, याद रखना, आउट ऑफ विच, जिनमें से एक सरफेस एटलीस्ट वन इज कर्व, जिनमें से जो दो सरफेसेस है वो मिलके बना है और उनमें से एक सरफेस हमेशा क्या सी होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलके बना हुआ है और जिसमें कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसी होनी चाहिए, कर्व, या तो ऐसी कर्व या फिर इस तरह से कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो उसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। तो पहले इसमें आता है कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इफ द सेंटर पोजीशन ऑफ ए लेंस इज थिकर देन इट्स एजेस। अच्छा, आपने सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका वो इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखें, जिसका सेंटर पोजीशन ऑफ लेंस इज थिकर, मोटा होता है बीच में से, देन इट्स एजेस, इसके किनारों के कंपेयर में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, थिकर होता है। देन इट बिहेव एज ए कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस मीन्स जब इसके अंदर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अभी समझा दूंगा। तो ये केस अभी कन्वर्जेंट टॉपिक और डाइवर्जेंट ये अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये समझें कि जिसका बीच वाला पोर्शन थिकर है, मोटा है, कंपेयर किसके, इसके एजेस के, तो इसको हमने बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से जिसका सेंटर पोजीशन ऑफ ए लेंस इज थिनर, जिसका सेंटर पोजीशन क्या होता है, थिनर होता है, पतला होता है, कंपेयर टू इट्स एजेस, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कॉनकेव लेंस। अब देखिए ये जो लेंस होता है ना, कन्वर्जेंट लेंस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे एक आप डेफिनेशन और समझ लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, केवल इसमें तो दोनों सर्फेसेस आपको कर्व दिख रही हैं, ये और भी टाइप्स का हो सकता है। मान लीजिए एक सरफेस कर्व है और दूसरी सरफेस प्लेन है, हम इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे इससे बन सकती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया, जिसका मिडल पोर्शन क्या होता है, थिकर होता है, और एजेस उसके क्या होते हैं, उसके कंपेयर में थिन होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस समझिए, एक जो ऑप्टिकल सेंटर और इस ये जो हमारा कर्व जो सरफेस बनेगी वो किसी ना किसी स्पेयर से मिलके बनी है, तो उसका जो सेंटर है, उस कर्व सरफेस का जो सेंटर बनेगा, सेंटर पॉइंट बनेगा, उनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस को जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक फोकस पॉइंट पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है और इसे बोलते हैं कन्वर्ज पॉइंट, या फिर और फोकस पॉइंट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट मतलब कि जब भी कोई पैरेलल रेस पे आई तो किसी एक पॉइंट पे उनको क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। समझ में आया, कन्वर्जेंट लेंस। ओके, इसी तरह से डाइवर्जेंट क्या होता है कि जब भी पैरेलल रेस किसी कॉनकेव लेंस पे आती है तो वो, ये इसका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, जब भी पैरेलल रेस आई तो ये क्या कर देगा, इनको डाइवर्स कर देता है, और ये किसी पॉइंट पे जाके जब जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट का नाम हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हम बोल देते हैं फोकस पॉइंट। बात समझ में आई है आप सभी को? तो यहाँ पे हमें इसमें पता चल रहा है कॉनकेव लेंस में कि जब हम ये रिफ्रैक्टेड लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, ये जब हम इनको, ये डाइवर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट का नाम ही क्या होता है, फोकस पॉइंट। तो इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कि जब भी पैरेलल रेस आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आ रही हैं, तो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर हम बोलेंगे डाइवर्ज हो जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिससे यदि कोई भी रे पास हो रही है। अच्छा, ये दोनों लेंस की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हुई कि बीच में से तो क्या होता है, मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, और ये वाला लेंस बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। साथ ही मैंने बोला ये कन्वर्जेंट लेंस होता है, और ये क्या होता है, डाइवर्जेंट लेंस होता है। मतलब इसमें यदि पैरेलल रेज आ रही है तो किसी पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा,
और इसमें यदि पैरेलल रेस आ रही हैं तो किसी इनको डाइवर्स कर देगा और ये किसी पॉइंट पे जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी के साथ मैंने अभी आपको बोला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि लेंस का जो मिड पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी रे पास हो तो बिना डाइवर्स हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, बिना इधर उधर भटके क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। चाहे कोई से लेंस में हम बात कर लें तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी जिस तरह से भी इसमें होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना डाइवर्स हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन आप सभी को स्टूडेंट्स क्लियर हुई होगी। इसी के साथ हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया। यहाँ पे एक फोकस लेंथ और आप समझ लीजिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकस लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ भी बोल देते हैं, तो समझ में आए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की, फोकस पॉइंट कैसे बना, जब पैरेलल रेस आई और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई तो उस पॉइंट का नाम हमने बोला फोकस पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर इस मतलब इस लेंस का मिड पॉइंट और उसके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया, फोकल लेंथ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही होंगे, जो भी एक स्पेरिकल ये बनेगा तो ये कोई ना कोई स्पेरिकल से ही कट के बनेगा। ये वाली जो सरफेस है इधर वाली जो किसी ना किसी स्पेयर से मिलके बनी हुई है, और ये जो स्पेयर है इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा सी, तो सी, और इसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ओसी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जाएगी रेडियस। ओसी जो सॉरी यहाँ से, हाँ, ये जो हमारे पास ये जो इसका पोल पॉइंट आएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, तो स्टूडेंट सी समझ में आया आपको, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए इसको, चलो मैं एक बार इस तरह से भी आपको समझा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए कि जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, तो इसकी वाली सरफेस भी किसी स्फेरिकल से कटी हुई होगी, इधर वाली भी और इधर वाली भी इसकी किसी स्पेयर से कटी हुई। तो इस वाले सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, देखिए, तो इसको ये भी एक सी डिनोट कर देते हैं हम यहाँ, और यहाँ भी होगा और ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनकी रेडियस बराबर लें, किस टाइप का लेंस बना रहे हैं। आज हम सीखेंगे भी लेंस मेकर फॉर्मूला, कि हम लेंस किस तरह से बनाते हैं। ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी। चलो अब हम आज आगे जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको, जब हमने लास्ट रिलेशनशिप पढ़ा था कि कोई भी यदि हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है तो वो क्या, किस तरह से उसकी इमेज का रिलेशनशिप बनता है, वो हमें यहाँ पे काम आने वाला है, वो हमें याद रखना है। तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में मान लीजिए हमने कि लेंस किस तरह से बनता है। हमने मान लीजिए लेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा ओ पोजिशन पे, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और जब हमें पता है कि यहाँ से क्या होगी, रे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और वो मान लीजिए लेंस पे पड़ी। ये जो लाइन होती है ये इसकी नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी कर्व सरफेस को जब हम उसके सेंटर से जोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो लाइन बनती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन हो जाएगी इस कर्व सरफेस के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे रे आई, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे ही रे जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी रे जाएगी तो वो यदि ये नॉर्मल लाइन है तो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे यही होगा, यदि मान लीजिए जो रे है वो यहाँ से आई तो वो कहाँ झुक गई, नॉर्मल लाइन की तरफ। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए रे आ रही है और ये इसकी नॉर्मल लाइन है तो कहाँ झुक जाएगी, नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं वो रे बना देता हूँ यहाँ पे कि वो रे कहाँ पे झुक जाएगी, नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाएगी। जाना उसको सीधा था लेकिन वो इस तरफ झुके, ठीक है ये। लेकिन आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो दूसरी सरफेस आ गई, यहाँ पे तो इस बार ये दूसरी सरफेस आ गई, तो दूसरी सरफेस आ गई यहाँ पे, तो हमें क्या कहना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यदि दूसरी सरफेस आ गई है तो यहाँ पे जो इमेज बननी थी, यहाँ पे जो इमेज बननी थी यहाँ पे फर्स्ट वाले के कारण, तो हमने उसे आई डैश कह दिया। तो फर्स्ट वाले के कारण जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो आई डैश। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक दूसरी कर्व सरफेस भी है जिससे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि इसकी फर्स्ट वाले की इमेज क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आई डैश। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जो सेकंड वाला जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है ना, उसके लिए जो फर्स्ट वाले की इमेज होगी
वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। ये याद रखना आप, इसके अंदर हमें इस एक्सरसाइज में याद ही रखना है, जब भी लेंस होता है तो पहले वाली सरफेस के कारण, पहले वाले लेंस के कारण या पहले वाली सरफेस के कारण जो हमारी इमेज बन के आ रही है, इमेज की पोजीशन बन के आ रही है, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। या दोबारा सुन लीजिए लाइन, यदि पहले वाले लेंस के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी, जहाँ भी बनी, वो दूसरे वाले लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो मैंने यहाँ पे बोला यदि ये बात वर्क कर रही है आई डैश की तरह। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से इमेज, यहाँ से निकली रे और यहाँ पे क्या हो गई, इसकी तरफ आपके नॉर्मल की तरफ झुक गई और ये यहाँ पे आ गया आई डैश। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे हमारी दूसरी कर्व सरफेस है, तो ये रे यहाँ से निकली, तब तो दोबारा रिफ्लेक्शन होगा इस वाले पॉइंट पे। क्या होगा स्टूडेंट्स, दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, दोबारा रिफ्लेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो हमें पता है इसका ये वाला, इस वाले कर्वेचर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, C2 बोल लो। अब जब हम इससे मिला दें, इस पॉइंट से मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ये बात आप सभी को बता दी मैंने कि जब भी हम सेंटर पॉइंट से उसको मिलाते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये इसके लिए नॉर्मल लाइन की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल लाइन की तरह बिहेव करेगा। और ये जो नॉर्मल लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल लाइन है, इससे ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है स्टूडेंट, रेयर। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर। तो ये नॉर्मल लाइन है। अब ये जो यहाँ से रे आ रही है वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। तो नॉर्मल के पास जाती तो यहाँ कहीं जाती, लेकिन नॉर्मल से दूर हटेगी तो इससे पहले ही बन जाएगी, मतलब यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो जो मेन इंपॉर्टेंट रे है मैं उसको इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफाइन कर पाओ। थोड़ा डायग्राम छोटा है। तो ये अब ये रे यहाँ से टकराने के बाद, वैसे जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया, वो रे क्या हो जाएगी, वो रे यहाँ से नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं जाके वो, इसको मैंने इस तरह से बना दी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे जाके आपकी इमेज बन जाएगी। दोबारा समझिए कि ये रे आपके यहाँ से निकली, रे आपके यहाँ से निकली, पहले वाले सरफेस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और नॉर्मल की तरफ क्या हुई, झुक गई थी। लेकिन अब की बार वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जब भी जा रही है रे, तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये इसका नॉर्मल लाइन है, तो इससे दूर हटी है, यहाँ पे बनी है हमारी इमेज जो बनी है। बात डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब डायग्राम जब हमें समझ में आ गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का कंसेप्ट लगाएंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का कंसेप्ट लगाने से पहले जो इसका लास्ट टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस, तो वो जरूर वीडियो देखें, उसी से आपको इसका आगे का हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि यहाँ पर जो पोल बने, तो ये तो एक तो पोल बना यहाँ पे P1 फर्स्ट वाली सरफेस के लिए, यहाँ का पोल बना P2 सेकंड सरफेसेस के लिए। तो एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई वो तो हमारे पास हो गई XP1Y और दूसरी हो गई XP2Y। ये बात तो आप सभी को पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है कहाँ पे, हमने ऑब्जेक्ट रखा है O पे। तो ऑब्जेक्ट यदि हमने O पे रखा है तो ये हमारा बन गया इसकी इमेज ऑब्जेक्ट पोजिशन। तो ये हमने डिनोट कर दी किससे स्टूडेंट्स, U से। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट पोजीशन डिनोट कर दी वो कर दी U से। हमारी जो इसके सेंटर पॉइंट से ही करते हैं हम O पॉइंट से। फिर हमारे जो फाइनल पोजीशन बन रही है, फाइनल पोजीशन इमेज हमारी बन के कहाँ आ रही है, I पे, तो हमने इसको डिनोट कर दिया V से। और यहाँ से लेके इसको हमने बोल दिया B' या V1, कुछ भी बोल दिया, जहाँ पे हमारी फर्स्ट वाले के कारण इमेज बन रही है। समझ में आया, जो फाइनल पोजीशन बन रही है उसको मैंने V बोल दिया, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा उसको U, और जहाँ पे फर्स्ट वाले के कारण इमेज बन रही है उसको V1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू, अब कहाँ से रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस XP1Y। तो इससे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको पता है कर्व सरफेस और कर्व सरफेस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
म्यू वन आई म्यू वन यू माइनस म्यू टू, फर्स्ट वाले के कारण कहाँ पे इमेज बन रही है, फर्स्ट वाले के कारण इमेज बन रही है v1 पे, v म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में, यदि दोनों की रेडियस इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे r। ठीक है स्टूडेंट, पहले वाले के लिए हम यदि r ले रहे हैं तो पहले वाले के लिए हमने r1 लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले के लिए पहले वाले की जो हमने रेडियस लिखी वो कितनी लिख दी r1, तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे पास दूसरी इक्वेशन की। तो अब किससे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, कौन सा xp2 y, तो xp2y के लिए अब हम ये जब क्या बोलें इस इक्वेशन की बात करें तो x2y के लिए जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी स्टूडेंट्स, वो क्या निकल के आएगी, तो अब आप देखिए सेकंड वाले के लिए अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अब की बार फर्स्ट रे यहाँ से जा रही है डेंसर मीडियम से जा रही है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ बोलेंगे म्यू टू अपॉन जो इमेज पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या फर्स्ट वाले के लिए मैंने आपको बताया, सेकंड वाली सरफेस के लिए सेकंड वाले सरफेस के लिए हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालनी है, तो फर्स्ट के कारण जहाँ पे इमेज बनी है, आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, जैसे मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ पे बनी है और सेकंड जो लेंस है ना उसके लिए इसकी इमेज फर्स्ट वाले की इमेज किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू टू के नीचे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले की पोजीशन, इसकी पोजीशन, तो यहाँ पे आ गई v1 माइनस दोबारा कहाँ पे जा रहा है सेकंड मीडियम म्यू वन, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या निकल के आ रही है v, और निकल के आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r, ये r2, क्योंकि अब की बार हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r2। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ही देख लेते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए म्यू वन यू प्लस माइनस म्यू टू वी वन, फिर ये वाला प्लस म्यू टू वी वन माइनस म्यू वन वी। यदि स्टूडेंट आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाला, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन आएगा। म्यू वन माइनस म्यू टू आर, यस स्टूडेंट्स, और सेकंड क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन आर प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन आर, लेकिन यहाँ पे तो आएगा R1 और यहाँ पे आएगा R2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखें U2 V1 से U2 ये कट गया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बन के आई है फाइनल म्यू वन U माइनस यहाँ पे म्यू वन U माइनस म्यू वन V, यस स्टूडेंट्स, म्यू वन U माइनस म्यू वन V, और यहाँ पे हम यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया है क्या, इक्वल्स टू अपॉन R1, और इसको भी मैं माइनस करके यही लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू R2, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर यही बच जाएगा, इससे हमें आसानी क्या हो गई, यहाँ से तो म्यू वन कॉमन आ गया और बन गया 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी, यहाँ से हमारे पास म्यू वन माइनस म्यू टू कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास अंदर बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। स्टूडेंट्स बस हमारा आंसर आने ही वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए यदि मैं यहाँ से यहाँ पे यदि ये म्यू वन है और वहाँ पे भी क्या आपको दिख रहा है म्यू वन दिख रहा है, तो म्यू वन यदि मैं यहाँ से क्या कर लूँ कॉमन ले लूँ तो मेरा म्यू वन से म्यू वन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कट सकता है, तो यहाँ पे मैं यही करूँगा म्यू वन से म्यू वन कट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे भी यदि मैं एक बार कॉमन ले लूँ म्यू वन, तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए म्यू वन से म्यू वन कट हो गया, अब यदि मैं इसको माइनस से इंटू कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो माइनस से इंटू कर दूँ इस इधर भी और इस साइड भी और इस साइड भी,
तो ये मेरे पास आ गया 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू, तो ये हो गया μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है यदि अब मैं बात, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं जो हमें निकालना था लेंस फॉर्मूला यही है, लेकिन इसको हम एक अलग फॉर्म में और लिख सकते हैं कि हम उसकी v और u तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। आप कहीं भी कहीं जाएंगे तो आप उसकी पावर ही बोलेंगे, पावर होती है 1/f, तो मैं इसको 1/f की फॉर्म में देखो किस तरह से चेंज करता हूँ। यदि मेरा ऑब्जेक्ट, यदि मैं लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, अभी आज हमने बात पढ़ी थी, यदि मेरे सारी की सारी लाइंस क्या आ रही, पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब आएंगे लाइंस? जब आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा। तो u यदि हम क्या ले लें, इन्फिनिटी ले लें, और v हमारा जो है v हम ले लें, u यदि इन्फिनिटी है तो v क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट। u यदि इन्फिनिटी है तो v क्या हो जाएगा, उसकी इमेज क्या बनेगी फोकस पे। बेटा देखिए, यदि u हमारा इन्फिनिटी पे है तो सारी रेज क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आके कहाँ मिल जाएंगी, फोकस पॉइंट पे। तो इमेज तो बनेगी यहाँ पे, v पोजीशन तो हम इसे लेंगे और u पोजीशन हम इसे लेंगे, तो u तो हो गया इन्फिनिटी और v क्या हो गया, f। इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो इसको रहने देते हैं। तो ये इसको लिख देंगे 1/μ2 भी आप लिख सकते हो, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन के निकल के आ गया, लेंस फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आप इससे किसी भी टाइप का लेंस बना सकते हैं, किसी भी, अच्छा आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आपको क्या बोलना होता है कि हमें हमारा जो लेंस है वो कितने पावर का है, ये पावर बताते हैं, उससे वो फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ निकाल सकता है उसकी। और जब उसने फोकल लेंथ निकाल ली, वो जिस भी मटेरियल का बनाएगा वो लेंस, तो वो लेंस का उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही होगा कि वो फाइबर का बना रहा है, ग्लास का बना रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो वो r1 और r2 के बीच में रिलेशन निकाल लेगा, और आपके जितना उसको कर्व शेप देनी है उतना कर्व शेप दे देगा, और आपका उस पावर का लेंस तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ हमने कैसे निकाला है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहाँ पे एक सरफेस तो ये और दूसरी सरफेस ये है। पहली सरफेस से जो इमेज बनेगी वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का तरह बिहेव करेगी। बस ये दिमाग में आपके आ गया ना, तो इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। डेरिवेशन थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो कुछ इतना आपको हार्ड नहीं लगेगा। वीडियो एक बार नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स, 2 बार देखिए, जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो आज इस टॉपिक में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप सभी पढ़ाई करते रहें डेली। धन्यवाद।